क्या किसी मामले में केवल एफआईआर दर्ज हो जाना पर्याप्त है? आप सोच रहे हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या एफआईआर दर्ज हो जाना ही पर्याप्त हो जाता है कि किसी पीड़ित को न्याय मिल जाता है एफआईआर दर्ज हो जाने से? तो आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने से पीड़ित को न्याय नहीं मिलता। पीड़ित को न्याय तब मिलता है जब किसी मामले में निष्पक्ष रूप से विवेचना की जाती है और मामले का ट्रायल होता है और जो भी दोषी व्यक्ति है उनको सजा मिलती है, तो उस सिचुएशन में ही पीड़ित को न्याय मिलता है। तो निष्पक्ष विवेचना कैसे होती है? निष्पक्ष विवेचना, तो फ्रेंड्स, निष्पक्ष विवेचना ये है, फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ये है कि किसी भी मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो भी विवेचना अधिकारी हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, किसी भी व्यक्ति का पक्ष ना ले या किसी भी पक्ष का पक्ष ना ले, चाहे वो पीड़ित हो चाहे वो आरोपित हो। इसको कहते हैं निष्पक्ष, बिना पक्षपात के, विदाउट बायस। और जो आरोप पत्र दाखिल होना है, चार्जशीट लगनी है न्यायालय में या न्यायालय में चार्जशीट प्रेषित की जानी है, वह सही समय पर प्रेषित की जाए। तो फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है वो ये है कि एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद किसी भी मामले में एक निश्चित समय में मामले की विवेचना हो जाए और निष्पक्ष रूप से विवेचना हो जाए। जो भी एविडेंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाएं और उन्हें चार्जशीट में अंकित किया जाए। जो भी आपके विटनेस हैं उनके स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से, आरोप पत्र में जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसको प्रॉपर तरीके से आरोप पत्र में सम्मिलित किया जाए। अगर कोई रिकवरी होती है तो उसके विषय में पूरा ब्यौरा लिखा जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ मान लीजिए ऐसा ना हो कि आपकी एफआईआर में फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपके मामले में नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए समय से, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कोई भी एविडेंस हो, चाहे डॉक्यूमेंटल एविडेंस हो, चाहे किसी का स्टेटमेंट, किसी विटनेस का रिकॉर्ड करना हो, ओरल, मौखिक, या किसी वस्तु को लेकर जिसकी रिकवरी की गई है उसको चार्जशीट में पूरी तरह से अंकित किया जाए। तो अगर ऐसा मान लीजिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी है वो अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि लगता है कि प्रॉपर वे में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है, जो कार्रवाई सही से करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, और अगर अभियुक्त जेल में नहीं है, तो उस सिचुएशन में हो सकता है चार्जशीट में जो विवेचना, मतलब आपकी जो विवेचना चल रही है वो चार्जशीट भी समय से न्यायालय में प्रेषित ना की जाए। सालों विवेचना चलती रहती है, इन्वेस्टिगेशन सालों चलता रहता है। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? खासतौर पर एक बात बहुत कॉमन देखी गई है, वो है न्यायालय में विलंब से चार्जशीट प्रेषित करना, अगर अभियुक्त जेल में नहीं है तो। अभियुक्त अगर जेल में है तो 167 सीआरपीसी के अंतर्गत, जब मामले में 167 की उपधारा 1 के अंतर्गत 57 सीआरपीसी में किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए 24 घंटे से ऊपर निरोध रखना है, और खासतौर पर उसके मामले में अगर विवेचना नहीं हो सकती, 24 घंटे के अंदर विवेचना पूरी नहीं की जा सकती, तो ऐसे व्यक्ति को या अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है और न्यायालय उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज देती है। तो जब कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो उस मामले में ये प्रक्रिया है कि अगर वह व्यक्ति जिसके ऊपर मान लीजिए कोई ऐसा अभियोग है, कोई ऐसा आरोप है कि उसके ऊपर मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर के कारावास की सजा उसे हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामले में 90 दिन के अंदर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जाएगी। और अगर मान लीजिए कारावास जो है वो 10 साल से कम का है या जुर्माने के साथ में है, तो ऐसी सिचुएशन में 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जाएगी या प्रेषित की जाएगी। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 की उपधारा 1 के अंतर्गत एक प्रावधान है जो कि वर्ष 2009 में 5th अमेंडमेंट एक्ट के बाद जोड़ा गया है कि किसी किशोर के मामले में अगर मान लीजिए किसी किशोर के साथ कोई अपराध होता है, सेक्सुअल क्राइम होता है, तो उस मामले में जो है वो आरोप पत्र 90 दिन के अंदर न्यायालय में प्रेषित किए जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का एक ही पार्ट सबसे ज़्यादा समय आता है निकल के, कि वो है न्यायालय में समय से चार्जशीट प्रेषित न करना। सालों विवेचना चलती रहती है,
उसमें पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके पास क्या रेमेडी बचती है? तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है कि आप किसी मामले में पीड़ित हैं, तो उस सिचुएशन में आप जिले के एसपी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि आपके मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो सही से विवेचना नहीं कर रहे हैं। तो आप चाहें तो विवेचना बदलवाने के लिए कि हाँ, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो बदल दिए जाएं, आप प्रार्थना पत्र जिले के एसपी को देखते हैं। और अगर जिले के एसपी को यह लगता है कि हाँ, ऐसी सिचुएशन है, मामले में सही से विवेचना नहीं की जा रही है, तो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बदला जा सकता है। या अगर मान लीजिए एसपी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप उच्च अधिकारियों के पास जा सकते हैं, डीआईजी के पास जा सकते हैं और आईजी के पास जा सकते हैं कि आपके मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, लिहाजा इन्वेस्टिगेशन किसी अन्य विवेचना अधिकारी से या किसी अन्य जनपद से या जिले से कराने की कृपा की जाए। आप ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके मामले में विवेचना आपकी बदली जा सकती है और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बदले जा सकते हैं या किसी अन्य दूसरे जिले से कराई जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता है तो इसके बाद आपके पास क्या प्रोसीजर बचता है, क्या आगे क्या प्रावधान है या आपके पास क्या रेमेडी बचती है? तो फ्रेंड्स, एक जजमेंट आया हुआ है इलाहाबाद हाईकोर्ट का 27 जनवरी 2021 का, जिसमें डिवीजन बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की, जिसका मैं आपको नंबर बता देता हूँ, क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन नंबर 15692/2020। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दिया है। अगर किसी के साथ मान लीजिए ये लगता है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसके मामले में अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में 156 सीआरपीसी के अंतर्गत वह व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि उसके मामले में फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। वैसे 156 सीआरपीसी का जो उपयोग है वो इसलिए है कि एफआईआर अगर मान लीजिए पुलिस दर्ज नहीं करती है तो न्यायालय के समक्ष आप प्रार्थना पत्र देते हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश न्यायालय दे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें यह कहा कि 156 सीआरपीसी में ही फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का भी पावर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास उपलब्ध है। तो आप चाहें तो 156 सीआरपीसी के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के पास न्यायालय में प्रार्थना पत्र आप दे सकते हैं। और जहां अगर मान लीजिए जुडिशल सेशन कोर्ट का, तो सेशन कोर्ट को आप पावर प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके मामले में लगता है कि हाँ, आपको न्याय नहीं मिल पाएगा या आपके मामले में इन्वेस्टिगेशन सही समय से नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हैं और मैंडेमस की रिट में ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपके मामले में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो निष्पक्ष विवेचना नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट में आप जो रिट फाइल करेंगे उसके अंतर्गत जो भी प्रार्थना पत्र आपने जिले में एसपी को दिया हो या डीआईजी आईजी को दिया हो, वो प्रार्थना पत्र की कॉपी साथ साथ एफआईआर की कॉपी आप लगा के एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मैंडेमस की याचिका कि आपके मामले में फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का आदेश न्यायालय दे। उस स्थिति में होता क्या है कि न्यायालय फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब भी आरोप पत्र लगता है तो उस आरोप पत्र में ये जानना चाहती है कि हाँ, फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और कोर्ट को अगर लगता है कि फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है तो उस सिचुएशन में उस चार्जशीट को रिजेक्ट करके, डिसमिस करके और नई तरह से विवेचना करने का आदेश भी दे सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो है, ये मान लीजिए कि जो प्रावधान है ये पीड़ित के लिए भी हैं और अभियुक्त पक्ष के लिए, जो मतलब अभियुक्त हैं उनके लिए भी है कि अगर उनको भी ये लगता है कि हाँ, उनके मामले में फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो अभियुक्त पक्ष भी रिट याचिका हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है, क्योंकि उसके पास भी ये रेमेडी उपलब्ध है। कभी कभी जिले के कप्तान जो है वो अभियुक्त पक्ष का जो कुछ होता है कि हाँ, उनका पक्ष नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शासनादेश वगैरह भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास ये लगता है कि आपके किसी मामले में फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, तो जो मैंने प्रोसीजर बताया आप इसको फॉलो करके आपके मामले में फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और ये प्रावधान दोनों के लिए है, पीड़ित के लिए भी है और अभियुक्त पक्ष के लिए भी है, क्योंकि कभी कभी अभियुक्त को भी पीड़ा पहुंचाने के लिए गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और मैं जजमेंट जो भी है, जजमेंट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा जजमेंट देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। थैंक यू।